नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के द्वारा बार बार और पूरे देश में हर कार्यक्रम में जो पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं उसमें इस दावे की कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 सीट जीतेगी और एनडीए 400 के पार। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ठीक है, पार्टी को यह हक है, पार्टी के नेता को यह हक है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए वे जो टारगेट फिक्स करें। लेकिन हमारे जो जितने टीवी चैनल्स हैं उनके जो प्रोपराइटर्स हैं उनको यह अवश्य सोचना चाहिए कि आप वास्तविक धरातल पर हैं। आप चौथी शाखा हैं संसदीय लोकतंत्र की और आपका ये फर्ज बनता है कि आप वास्तविक चीज़ जनता के सामने रखें। लेकिन अफसोस की बात है कि आप भी वही नैरेटिव सेट करते हैं जो एक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका नैरेटिव है। पार्टी का तो ये फर्ज बनता है चूँकि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखना है। हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि ईडी का क्या एक्शन हो रहा है, सीबीआई का क्या एक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स का क्या एक्शन हो रहा है, लेकिन पूरा देश देख तो रहा है कि 95% कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हो रही है। और ये एक जनता में सोचने के लिए अजीब स्थिति पैदा कर रहा है। जितनी अरेस्टिंग हुई है उसमें दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण अरेस्टिंग हुई है कि मुख्यमंत्री के पद पर आसीन आदिवासी समाज से आने वाले श्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड ने बहुत बड़ी सच्चाई को उकेर दिया है देश की जनता के सामने में कि ठीक है, बिना पैसे के कोई पार्टियां नहीं चल सकती, लेकिन जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आया था उस समय भी ये लग रहा था कि जिस तरह से महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन किए गए, इससे लगता था कि जरूर पारदर्शिता को समाप्त करने की बात है। राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर कर दिया गया, इसको मनी बिल के तौर पर पास कराया गया राज्यसभा में भी। उसी समय लग रहा था कि आने वाले कल में जरूर उंगली उठेगी। इसका बचाव चाहे कोई पार्टी कुछ भी करे कि इनके एमएलए की संख्या ज़्यादा है, एमपी की संख्या ज़्यादा है, लेकिन क्या ये प्रश्न नहीं उठेंगे कि जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, सीबीआई का छापा पड़ा, उन लोगों ने बहुत बड़ी राशि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्तारूढ़ दल को, विपक्षी दलों को भी। उनके संबंध में भी भारत सरकार को सोचना चाहिए ताकि जनता में जो भावना है इसको दूर किया जा सके। दूसरी ओर ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके यहाँ जो छापामारी हुई उन लोगों ने भी भारी राशि दी और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में राशि दी और उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट टेंडर के रूप में मिले। तो ये देश में एक चर्चा का विषय जरूर है। और इस बीच ये लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा है जिसमें बीजेपी का कहना है कि 370 पार और एनडीए 400 पार। अब मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आज की परिस्थिति में भी जबकि भारतीय जनता पार्टी पीक पर है, मैंने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा था तो देखा कि जहाँ पर करीब 4200 एमएलएज के पद हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज की संख्या आज भी 1600 के ही करीब है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत ही खराब स्थिति में है तब भी उसकी संख्या 700 और 800 के बीच में है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये नैरेटिव होना कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंचाई पर पहुँच गई है कि वो जो टारगेट फिक्स करेगी वो अचीव हो जाएगा आसानी से, ये कहना बहुत ही कठिन है। मैं यहाँ पर एक फिगर रखना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ था पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी भावनाएं उभार पर थीं। उस वक्त भी जब 500 के आसपास लोकसभा सीट हुआ करती थी तो 1952 में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती, 1957 में 371, 1962 में 361, 1967 में जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विपक्षी कहिए कि विपक्षियों का एक तरह से सबसे आगे अग्रणी नेता थे, उस वक्त कांग्रेस
283 पर पहुंची। 1971 में फिर चूँकि बांग्लादेश युद्ध हुआ तो 352 पर पहुंची। 1977 में चूँकि इमरजेंसी के बाद का यह चुनाव था, उस बुरी परिस्थिति में भी कांग्रेस पार्टी ने 154 सीटें जीती। फिर 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी 353 के बहुमत से सत्ता में आई और 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी, उसके बाद जो चुनाव हुआ, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही थी, तो 415 जो आज तक का रिकॉर्ड है। 1989 में कांग्रेस को 197 सीटें मिली। 1991 में 232, चूँकि वहाँ पर ये कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा बढ़ा इसलिए कि श्री राजीव गांधी की शहादत हुई। 1996 में 140, 1998 में 141, 1999 114, 2004 145, 2009 206, 2014 में 44 और 2019 52 जो कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन है। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका पहले रूप था जनसंघ का, उनका प्रदर्शन क्या था? तो उस समय 1952 वगैरह में भी सोशलिस्ट पार्टी बहुत महत्वपूर्ण पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी, और जनसंघ भी बहुत महत्वपूर्ण पार्टी थी। उनका प्रदर्शन जो जनसंघ और बीजेपी का है, 1952 में 3, 1957 4, 1962 14, 1967 35, जो जिस वक्त कांग्रेस के विरोध में हवा चल रही थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे उस वक्त। जनसंघ श्री अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी प्रसिद्ध नेता थे उस वक्त 35, 1971 में 21, 1977 में चूँकि जनसंघ का भी विलय हो गया था जनता पार्टी में, तो जनता पार्टी अपना 298 सीट जीती थी। उसके बाद 1980 में भी जनता सेकुलर था। 1984 में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली। 89 में 86, 91 में 119, 1996 में 161, 1998 और 1999 में 182, 2004 में 138, उसके बाद 2009 में 116, 2014 में 282 और 2019 में 303। तो ऐसा भी नहीं है जहां पर 4200 MLA के अगेंस्ट में 1600 MLA आज भी, जब पीक पर है बीजेपी, तब भी उनके 303 और एनडीए 352 MP जीत सके थे। इसलिए इतना आसान नहीं है कि 370 बीजेपी जीते और एनडीए 400 के पार। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में जो रीजनल पार्टीज हैं इंडिया की, वो लगभग 150 सीट तो हर हाल में जीत जाती। हाँ, ये वो रीजनल पार्टी वो इंडिया गठबंधन के साथ होगी या एनडीए के साथ होगी या जिनका जिससे गठबंधन है उनके साथ होगी, वो अलग रिजल्ट। मैं यहाँ पर आपके समक्ष एक फिगर कि बीजेपी को क्या हो सकता है, तो मैं जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, उसमें मान लीजिए कि बीजेपी 75 जीत जाए, राजस्थान में 25 में 25, मध्य प्रदेश में 29 में 29, छत्तीसगढ़ में 11 में 11, हिमाचल प्रदेश में 4 में 4, उत्तराखंड में 5 में 5, गुजरात में 26 में 26, तब भी ये सीट आता है 175। अब मैं आता हूँ कि बीजेपी अपने दम पर कितना सीट और अन्य राज्यों में जीत सकती है। तो जम्मू कश्मीर में 3, पंजाब में जो प्रदर्शन पहले से भी रहा है, मैं समझता हूं कि उन्हें 2 से ज़्यादा सीट जीतने में बहुत ही मशक्क़त करनी होगी। हरियाणा में 10 में 8 से ज़्यादा इस बार मुझे नहीं लगता कि सीट जीत पाएगी। दिल्ली में जो 7 सीटें हैं 5 मान लीजिए, झारखंड में जो 14 सीटें हैं उसमें 10 मान लीजिए, असम में जो 14 सीटें हैं उसमें भी 10 मान लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो 42 सीटें हैं उसमें भी 20 मान लीजिए, उड़ीसा में जो 21 सीट है उसमें भी 10 मान लीजिए, तो ये 68 होता है। इसको अगर 175 में जोड़ दिया जाए तो ये 243 होता है। अब मैं आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में क्या कर सकती है। बिहार में चूंकि अभी महागठबंधन भी बहुत ही मजबूत स्थिति में है, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी 17 सीट पर लड़ रही है उसमें 15 मान लीजिए, महाराष्ट्र में 20 मान लीजिए, कर्नाटका में 20 मान लीजिए, आंध्र प्रदेश में 2 मानिए, चूँकि आंध्र प्रदेश में YSR पार्टी भी बहुत मजबूत पार्टी है, तेलंगाना में 4 जो अभी है उसको वही मान लीजिए, तमिलनाडु और केरला में आज भी मुझे लगता है कि बहुत मशक्क़त होगी अगर 2-4 सीट जीत जाए। ये फिगर आता है
61 इसको अगर जोड़ दिया जाए तो बीजेपी का टैली 304 आता है, जो 303 पिछले चुनाव में 2019 में जीता है। जो एलाइड पार्टीज है, तो मान लीजिए कि बिहार में एलाइड पार्टीज 15 जीत ले, महाराष्ट्र में 10 जीत ले, आंध्र प्रदेश में 5 जीत ले, तो ये फिगर 30 होता है। तो इस प्रकार एनडीए का प्रदर्शन 354 पर जाता है। अब हमें यह देखना है कि क्या वस्तुतः होता है। यह मानकर चलना होगा कि 370 का आंकड़ा बीजेपी को प्राप्त करना और 400 से ऊपर का आंकड़ा एनडीए को प्राप्त करना बहुत ही बड़ा टास्क है। अब भारतीय जनता यह देखना चाहेगी कि वस्तुतः क्या रिजल्ट आता है। यह तो मानकर ही हम लोग चलते हैं कि 150 सीटें तो हर परिस्थिति में जो रीजनल पार्टीज हैं वो जीतेंगी ही जीतेंगी, और कांग्रेस अपने प्रदर्शन में कितना बढ़ा सकते हैं अपने प्रदर्शन को, ये देखना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।